हेलो दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक नई बुक लेकर आ रही हूँ जो कि असलियत में बहुत ही पुरानी बुक है। इस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत जगह रेफर किया जाता है इस किताब को। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस बुक के बारे में मैं अपना वीडियो बनाऊं, तो इसलिए ये आप सबके लिए। एक चीज़ मैं बताऊं बुक पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए। जब मैंने बुक पढ़नी शुरू की, आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड इनिशियली। मुझे लगा ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। एक्चुअली ये कॉमन सेंस की बातें नहीं है। आप देखेंगे बुक सुनते सुनते इट बिल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। और जब वो बुक्स में बेबीलोन के ज़माने की सदियों पहले की कहानियाँ बताते हैं कि लोग कहाँ कहाँ फंसते थे अमीर बनने के रास्ते में, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते थे और कैसे वो मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है, या अगर वो मिस्टेक हो गई है तो अब आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ऐसा लगता है कि वो सारी कहानियाँ आज के ज़माने के लिए ही हैं। सो इन नटशेल मैं बुक पढ़ना शुरू करूँ। मेरी राय में ये एक बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है। और इसमें जो फंडामेंटल्स दिए गए हैं, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। सो विद दैट ओपिनियन आउट ऑफ द वे, आइए अब मैं आपको बुक सुनाती हूँ। ये बुक के ऑथर है जॉर्ज एस क्लिसन और ये बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आपके आगे आपका भविष्य है, जैसे कि एक रोड दूर की तरफ जाते हुए। उस रोड में आपकी सारी ख्वाहिशें हैं, आप जो चीज़ें पाना चाहते हैं वो है। अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए आपको पैसों के साथ सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। आगे के किताब के पेजेस में जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे उनका इस्तेमाल कीजिए, उनको आपको गाइड करने दीजिए। और आपका जो पर्स कभी कभी आपको ठन ठन गोपाल बना देता है, देखिए वो पर्स कैसे भरता है और आपकी ज़िंदगी कैसे और खुशनुमा होती है। जैसे ग्रेविटेशन के लॉज हैं, वैसे ही ये मनी के लॉज यूनिवर्सल है, अनचेंजिंग है, ये हमेशा सच रहेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि आपके लिए भी ये लॉस और तंदुरुस्त फाइनेंशियल हालत लाए, बड़ा बैंक बैलेंस लाए और खुशियाँ लाए। पैसा क्या है? पैसा वो है जिससे हम इस दुनिया में सक्सेस को मेजर करते हैं। पैसे से आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। पैसा उनके लिए बहुत है जिनको उसके सिंपल लॉज समझ में आते हैं। पैसे को वही कानून आज भी गवर्न करते हैं जो तब गवर्न करते थे जब बेबीलोन की सभ्यता में 6000 साल पहले इस बुक की कहानियां सच थी। पैसा बहुत है, उसको हासिल करने के 7 सिंपल रूल्स हैं। एक, अपने पर्स को मोटा बनाना शुरू कीजिए। दूसरा, अपने खर्चे कम कीजिए। तीसरा, अपने पैसों को बढ़ाइए। चौथा, अपने पैसों का नुकसान मत होने दीजिए। पांचवा, अपने घर को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाइए। छठा, फ्यूचर इनकम इंश्योर कीजिए। और सातवां, आपकी कमाने की क्षमता को बढ़ाइए। नॉर्मली मैं किताबों के फॉरवर्ड नहीं पढ़ती, बट इस किताब का फॉरवर्ड मैं पढ़ रही हूँ आप सबके लिए, बिकॉज ये हमें लिंक देता है कि बेबीलोन की सभ्यता में ऐसा क्या खास था कि उससे ये बुक बनाई गई और सदियों से वो कहानियाँ चल रही हैं और आज ये वाली बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेबीलोन की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक झलक देना चाहती हूँ।
इसलिए मैं आप सबके लिए फॉरवर्ड भी पढ़ रही हूँ। हर देश की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है कि उसमें रहने वाला हर एक नागरिक कितना प्रॉस्पेरस है। ये किताब डील करती है हम सब एक एक इंसान की सक्सेस से। सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब है आपकी खुद की मेहनत और आपकी खुद की काबिलियत से जो आपने हासिल किया है। प्रॉपर प्रिपरेशन सक्सेस की चाबी है। हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा बेहतर हमारे कर्म हो नहीं सकते, और जो हम समझते हैं उससे बेहतर हम सोच नहीं सकते। ये बुक एक गाइड है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस बुक का पर्पस है जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उनको सिखाया जाए कि पैसा कैसे हासिल करें, उसे कैसे रखें और उसे कैसे बढ़ाएं। आगे के पन्नों में हम वापस जा रहे हैं बेबीलोन, जहाँ फाइनेंस की जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो आज भी इस्तेमाल होते हैं वो नर्चर किए गए। जो लोग इस किताब को पहली बार सुन रहे हैं, ऑथर बहुत खुशी से ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये पेज में उनको इंस्पिरेशन मिले अपने बैंक अकाउंट बढ़ाने की, फाइनेंशियल सक्सेस बढ़ाने की और मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलने की। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर था, क्योंकि उसके नागरिक अपने ज़माने के सबसे अमीर नागरिक थे। वो पैसों की वैल्यू को अप्रिशिएट करते थे। वो पैसों को हासिल करने में, रखने में और बढ़ाने के लिए साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने वो सब किया जो हम सब चाहते हैं, भविष्य की इनकम सेट कर ली थी। प्राचीन सभ्यता में ऐसा कोई शहर नहीं है जो बेबीलोन से ज़्यादा ग्लैमरस हो। बेबीलोन का नाम सुनते ही अमीर लोग, शान शौकत, सोना चांदी ये आता है नज़र में। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अमीर शहर होगा जो एक बहुत बढ़िया सी जगह पे होगा, जहाँ खूब कुदरती रिसोर्सेज होंगी, फॉरेस्ट होंगे, पानी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। बेबीलोन था यूफ्रेट्स रिवर के पास। वहाँ कोई खदान नहीं थी, कोई जंगल नहीं था, घर बनाने के लिए पत्थर भी नहीं था। वहाँ इतनी बारिश भी नहीं होती थी कि आप फसल उगा सकें। बेबीलोन एक गजब का उदाहरण है ये देखने का कि इंसान क्या हासिल कर सकता है। उसके पास कुछ ना हो तो भी वो क्या हासिल कर सकता है। ये पूरा भव्य शहर इंसान ने बनाया था। इसमें जितनी भी अमीरी थी वो सब इंसान ने बनाई थी। बेबीलोन के पास केवल दो नेचुरल रिसोर्सेज थे। उसकी फसल उपजाऊ थी और वो एक नदी के पास था, नदी में पानी था। आज के ज़माने तक भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से बेबीलोन के इंजीनियर्स ने उस नदी का पानी डाइवर्ट किया और डैम्स बनाए, इरिगेशन चैनल बनाए और उपजाऊ धरती तक पानी पहुंचाया जिससे खूब बढ़िया फसलें उगी, आज तक भी अगर हम देखें तो ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग फीट्स में से एक है। किस्मत की बात यह है कि बेबीलोन के एग्जिस्टेंस में कई सारे राजाओं ने उस पर राज किया। ये राजा ना कहीं झगड़ा करने जाते थे, ना कहीं कुछ लूटने जाते थे। बेबीलोन में वॉर होती थी, बट नॉर्मली ये लोकल छोटी मोटी वॉर होती थी। जो लोग बेबीलोन का खजाना लूटने आते थे उनसे बेबीलोन को बचाया जाता था। बेबीलोन के रूलर्स आज भी हम याद करते हैं
क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से और अपने न्यायप्रियता से ऐसा शहर बनाया जहां आज भी हर एक देश उदाहरण लेता है कि हम भी ऐसा देश बनाए। बेबीलोन में ऐसा कोई राजा नहीं था जो घमंड से चलता था कि मैं दुनिया को जीत लूंगा। एज अ सिटी आज बेबीलोन एग्जिस्ट नहीं करता। जब बेबीलोन के लोग वहां से हट गए तो वो जल्द ही खंडर हो गया। आज की डेट में ये शहर जहाँ है वो एशिया में है, पर्शियन गल्फ के जस्ट नॉर्थ में। इसका मौसम है एरिजोना जैसा, सूखा और बहुत गर्म। आज यहाँ फिर भी कुछ नहीं है, बेबीलोन के होने के पहले जैसा था वैसा ही आज है। कहीं कहीं घास है, कहीं कहीं जंगली पौधे दिख जाएंगे। वो खेत नहीं है, वो बड़े बड़े शहर नहीं है, वो अमीर मर्चेंट्स की कारवान जो सामान लाती थी लेके जाती थी वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सदियों तक यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। लोगों को लगता था पहाड़ियाँ हैं रेत में और कुछ नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बेबीलोन को ढूंढा कैसे? कभी कभार बारिश में पॉटरी और ईंटों के हिस्से वॉश होके किसी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगे। वहां से यूरोपियन और अमेरिकन म्यूजियम्स ने पैसे दिए और देखने गए कि ये है क्या चीज। जल्द ही खुदाई हुई तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो एक बहुत गजब की सभ्यता थी जिसके ऊपर अब 20वीं सेंचुरी से सिर्फ मिट्टी पड़ रही थी। धीरे धीरे पूरी मिट्टी हटाई गई और बेबीलोन की कहानी को फिर जागृत किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि बेबीलोन की सभ्यता आज से 8000 साल पहले जिंदा थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने पता कैसे किया कि बेबीलोन 8000 साल पहले थे। खुदाई में उन्हें डिस्क्रिप्शन मिला है एक सोलर एक्लिप्स का, और वो सोलर एक्लिप्स से आज के ज़माने के एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि ये सोलर एक्लिप्स कब हुआ होगा। और ऐसे हमने पता किया कि 8000 साल पहले बेबीलोन में जो लोग रहते थे उन्हें बोलते थे सुमेराइट्स। वो किला नुमा शहरों में रहते थे, बड़ी बड़ी वॉल्स के अंदर। अब ये तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 8000 साल से कितने पहले से लोग ऐसे रह रहे होंगे। ये पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ इंसान के पहले इंजीनियर्स, पहले एस्ट्रोनॉमर्स, पहले मैथमेटिशियंस, पहले फाइनेंसर्स और पहले लोग जिन्होंने लिखित लिपि इस्तेमाल की मिलती है। हमने पहले बताया है कि यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम, कैनाल और डैम के सबूत मिले हैं। ये खंडर आज भी दिखाई देते हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि इसमें 12 घोड़े साइड बाय साइड चल सकते हैं। सोचिए 8000 साल पहले कैसे बनाए होंगे। खेतों तक पानी पहुंचाने के अलावा बेबीलोन के इंजीनियर्स ने एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने एक बहुत इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया जिससे कि स्वैम्प, कीचड़ वाली बड़ी सी धरती को ठीक करके उसमें भी उन्होंने खेती बाड़ी की। तो पानी पहुंचाया भी, पानी निकाला भी। हेरोडोटस, एक ग्रीक ट्रैवलर और हिस्टोरियन, वो बेबीलोन गए थे जब बेबीलोन की सभ्यता थी, और वो एकमात्र डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हमें मिला है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ की जमीन की जो फसल है गजब की फसल है। उस जमाने में पेपर नहीं था, तो
बेबीलोन की कहानी हमें मिली कैसे है? उस जमाने में लोग गीली मिट्टी पर लिखते थे और फिर वो टैबलेट्स को सुखाते थे, जैसे आज हम तंदूर में ईंटें बनाते हैं। साइज में करीबन ये 6 बाई 8 इंच की थी और 1 इंचाई मोटी। इन्हें क्ले टैबलेट बोलते थे और उस पर वो लोग लिखते थे शायरी, हिस्ट्री, कानून, चिट्ठियाँ, सब कुछ। ये क्ले टैबलेट्स हमें मिली हैं और उन क्ले टैबलेट्स से हमें ये पूरी कहानी मिलती है जो हम इस बुक में सुनेंगे। पूरी की पूरी लाइब्रेरीज मिली है इन टैबलेट्स की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच टैबलेट्स। एक वंडर बेबीलोन का था कि शहर के आसपास बहुत 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 बड़ी दीवारें थीं। पुराने जमाने में इनको पिरामिड के इजिप्ट जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। रानी सेमीरामिस कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले दीवारें बनवाई थी। खुदाई में ओरिजिनल दीवारें नहीं मिली हैं, ना ही उनकी एग्जैक्ट हाइट मिली है, लेकिन जो राइटर्स हैं, पुराने राइटर्स की जो लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये दीवारें 50 से 60 फीट ऊंची थी। उसके बाद जो दीवारें बनी, जो बहुत मशहूर हैं आज भी, वो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 600 साल पहले शुरू हुई थी और इन्हें बनवाया था राजा नेबुकोदनेस्सर ने। इतना भव्य स्केल का था ये प्रोजेक्ट कि उनकी जिंदगी में ख़त्म नहीं हुआ और ये प्रोजेक्ट ख़त्म किया उनके बेटे नेबुचंदर ने। इन दीवारों की अगर हाइट और लंबाई की बात करें तो होश उड़ जाते हैं। 160 फीट ऊंची, मतलब हमारे ज़माने में 15 स्टोरी की ऑफिस बिल्डिंग जितनी ऊंची दीवार। लंबाई 9 से 11 माइल के बीच और इतनी चौड़ी कि उसके ऊपर 6 घोड़ों वाली घोड़ा गाड़ी चल सकती थी। क्या भव्य दीवार रही होगी। इन भव्य दीवारों के खिलाफ उस जमाने का हर एक राजा टकराया। सबको बेबीलोन का खजाना चाहिए था। कोई कभी अंदर घुस ही नहीं पाया शहर के अंदर। और छोटी मोटी आर्मीज नहीं होती थी उस जमाने में। 10,000 घोड़े, 25,000 घोड़ा गाड़ियाँ, 1200 रेजिमेंट सैनिकों की, हर एक रेजिमेंट में 1,000 सैनिक। अक्सर वॉर डिक्लेयर करने के पहले 2 या 3 साल की तैयारी करते थे। वॉर का मटेरियल, बारूद, खाना, सब। लेकिन कोई बेबीलोन की दीवारों को तोड़ के अंदर नहीं आ पाया। बेबीलोन शहर का जो बाजार था वो मॉडर्न सिटी के जैसा था। दुकानें, दुकानदार, रहने के इलाके, बहुत सुंदर मंदिर, उसमें पुजारी, अंदर महल। कहा जाता है कि अंदर की दीवारें बाहर की दीवारों से भी ज्यादा ऊंची थी। बेबीलोन के लोग बहुत ही स्किल्ड थे आर्ट्स में। पेंटिंग, स्कल्पचर, कपड़े बुनना, सोने से काम करना। इनके कई सैंपल्स हमें मिले हैं और ये सैंपल्स दुनिया के लीडिंग म्यूजियम्स में हैं। उस जमाने में जब बाकी के लोग दुनिया के पेड़ काट रहे थे ब्लंट इक्विपमेंट से, बेबीलोन के लोगों के पास तीर कमान थे। बेबीलोन के लोग बहुत ही क्लेवर थे अपने मनी के साथ। जहां तक कि हम जानते हैं, मनी
पैसा एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, ये बेबीलोन में इजाद हुआ था। तो बेबीलोन का शहर बर्बाद कैसे हुआ, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। साइरस एक राजा था जो बेबीलोन पर दा धावा बोलना चाहता था। उस समय बेबीलोन के जो राजा थे उनका नाम था नेबुनिडस। नेबुनिडस के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि आप शहर से बाहर जाके साइरस को मिलिए और बोलिए कि हम 1:1 फाइट करते हैं, शहर पे अटैक नहीं करेंगे। इसमें नेबुनिडस हार गए। तो साइरस के लिए शहर की दीवारें और दरवाजे खोल दिए गए, वो बिना लड़ाई के अंदर आ गए। उसके बाद धीरे धीरे इस शहर की प्रतिभा कम होती रही और कुछ 100 साल के बाद ये अबैंडन हो गया। बेबीलोन आज धूल बन चुका है, लेकिन जो बेबीलोन की सभ्यता की समझ थी वो आज भी है और हमेशा रहेगी। वो आदमी जो सोना चाहता था, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बंसीर बेबीलोन का रस बनाने का कारीगर है और वो बहुत हताश है। वो अपने घर में बैठा है, अपने छोटे से घर को देख रहा है, आधी बनी हुई घोड़ा गाड़ी खड़ी है, बहुत दुखी लग रहा है। उसकी बीवी बार बार दीवार दरवाजे पे आ रही है और उसकी तरफ देख रही है और बिना कुछ कहे बता रही है कि घर में खाना नहीं है। क्या कर रहे हो बंसीर? अपना काम निपटाओ, घोड़ा गाड़ी खत्म करो, पॉलिश करो, चमकाओ, डिलीवर करो ग्राहक को, जिससे कि तुम अपने पैसे ला पाओ और घर में खाने के लिए खाना आए। लेकिन बंसीर नहीं हिल रहा है। उनका दिमाग गर्मी में बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो एक असमंजस में फंसे हैं, ऐसे सवाल के साथ जिनका उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। बंसी के घर से थोड़ा दूर राजा का महल है। उसके पास टेम्पल ऑफ बेल मंदिर है। इतना आलीशान महल, इतना आलीशान मंदिर, और उसके पास में उनका घर, फटे हाल सा। बेबीलोन ऐसा ही शहर था, भव्यता, गंदगी, अमीर गरीब। अगर बंसीर पीछे मुड़कर देखते तो वो देखते कि हैंगिंग गार्डन्स जो है बेबीलोन के, जो बहुत मशहूर है, उसमें जब पानी डालने के लिए राजा के नौकर हाथ में पानी लेके जा रहे हैं कोट स्किन के बने हुए जग्स में, तो अमीरों को भी गली छोड़नी पड़ रही है। लेकिन बंसीर ने कुछ नहीं देखा, वो अपने ही दिमाग में खोए हुए हैं। अचानक आवाज आती है, वो मुड़ के देखते हैं तो उनका फ्रेंड कोबी, गायक है वो खड़े हैं। वाह वाह भगवान, बहुत ही तुम दयालु हो मेरे दोस्त बंसीर के लिए। उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, वो मस्ती में बैठ के सोच रहा है। वाह वाह मेरे दोस्त बंसीर, मुझे 2 शेकेल उधार दे दो, मैं तुम जल्द ही वापस कर दूंगा। बंसीर बोलते हैं, अगर मेरे पास 2 शेकेल होते भी देने के लिए मेरे दोस्त, तो मैं तुम्हें उधार नहीं देता, क्योंकि वो मेरे सारी कमाई ही 2 शेकेल होती। कोबी को आश्चर्य होता है।
तुम्हारे पास 2 शेकल भी नहीं है अपने पर्स में, तुम बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे। घोड़ा गाड़ी खत्म क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे हो? क्या परेशानी है? भगवान ने परेशानी दी है, बंसीर बोलते हैं। एक सपना आया था जिसने मुझे, मैंने देखा कि मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ, मेरे बटुए में बहुत पैसे हैं, बहुत शेकल्स हैं, मैं गरीबों को शेकल्स दे रहा हूँ, मैंने मेरी बीवी के लिए बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी खरीद रही है, जो खरीदना चाहो मेरे पास सब है। कितना अच्छा लग रहा था। सपना तो अच्छा है, कोबी ने बोला, पर इतने अच्छे सपने से तुम ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? क्यों? क्योंकि जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरे बटुए में कुछ नहीं है। तुम मुझे बताओ मेरे दोस्त, जब हम छोटे थे, हम साथ में पढ़ने के लिए जाते थे, हम हमेशा क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, हमने हमेशा घंटों काम किया है, हमने हमेशा बहुत सिक्के कमाए हैं, तो भी हमें पैसों के बारे में सब नहीं आते हैं। हमारे पास पैसे हैं क्यों नहीं? हम अमीर क्यों नहीं हैं? क्या हम भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं हैं? लोग कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे अमीर शहर में रहते हैं। हमारे आसपास कितना शहर है, कितना धन है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है? जिंदगी में इतनी मेहनत करी है तो भी आज मेरा बटुआ खाली क्यों है? क्यों नहीं हमारे पास सोना चांदी है? क्यों नहीं हम सिर्फ रोटी के आगे बढ़ पाते? क्यों नहीं हम अच्छे कपड़े और अच्छे गहने खरीद सकते? और ये भी सोचो को भी, जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम क्या सिखा रहे हैं? वो भी ऐसे ही घिसते रहेंगे। को भी कहते हैं, बंसीर आज तक तुमने ऐसी बातें नहीं करी। बंसीर बोलता है, मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं। सुबह उठा और काम में लग गया और थक के रात को सो गया। आज पहली बार विचार आया है, ऐसे करते करते तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो मिलेगा क्या? को भी मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे खुद की जमीन हो, मेरी खुद की भेड़ हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, सिक्के हो, सोना हो, चांदी हो। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन मेहनत करके मिला क्या आज तक? तुम बताओ को भी, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? काश मैं जानता, को भी बोला। मुझे भी नहीं पता, मैं भी दिन भर काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत परेशानी रहती है कि मैं घर में खाना कहाँ से लाऊं। मुझे नहीं पता। हम्म, दोनों दोस्त दुखी होकर बैठ जाते हैं। नौकर बनते रह जाएंगे हमको भी, काम करते करते मर जाएंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। वो भी कहते हैं, क्यों नहीं हम पता करें कि बाकी लोग कैसे अमीर होते हैं, और जो वो करते हैं हम भी करें। शायद कुछ सीक्रेट है जो हमें पता नहीं है। को भी बोले, तुम्हें अरकत याद है? हमारा दोस्त अरकत, वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है कहते हैं, और वो आज भी हमसे कितने अच्छे से बात करता है। क्यों ना हम जाकर उससे पूछें। आइडिया तो अच्छा है बंसीर। चलो अरकत के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि हम मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते, और तुम कैसे अमीर हो गए? चलो हम अरकत के पास जाएंगे और पूछेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पुराने बेबीलोन में एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम था अरकद। अपने धन के लिए वो दूर दूर तक मशहूर था, और वो अपना धन बांटता भी बड़ी खुशी से था। पर जितना भी वो खर्चा कर ले, उसका धन फटाफट बढ़ता रहता था।
उसके कुछ दोस्त जवानी के दिनों के आके कहते, अर्कत तुम तो बहुत अमीर बन गए हो, तुम्हारे पास तो बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया खाना है, और हमारे पास देखो फटे हाल कपड़े हैं। लेकिन एक समय था कि हम इक्वल थे, हम सेम मास्टर के साथ पढ़ते थे, हम सेम गेम्स खेलते थे, ना तुम बहुत बुद्धिमान ज्यादा थे हमसे, ना तुमने हमसे ज्यादा काम किया है। तो ऐसा क्या है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है? ये सुनकर अर्कत उन्हें डांटते थे, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसका एक ही कारण है कि तुम्हें धन बनाने के लॉज नहीं पता है, या फिर अगर पता है तो तुम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। किस्मत अच्छा एक नाम दे दिया है। किस्मत किसी को परमानेंटली अमीर नहीं बनाती। अगर तुम सोचो तो किस्मत अक्सर बर्बादी लाती है उस इंसान के लिए जिसने बिना मेहनत के पैसे मिले हैं। लोग खर्चा कर देते हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, या कंजूस बन जाते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, उनके घर में चोरी हो जाती है, दुखी रहते हैं। किस्मत का मत बताओ। हरकत आगे बोलते हैं, मैंने अपनी जवानी में देखा आसपास, और देखा कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जिनसे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और मैंने रियलाइज किया कि अगर आपके पास धन हो तो खुशी बढ़ जाती है। धन एक ताकत है, पावर है। अगर आपके पास धन है तो आप बहुत चीजें कर सकते हो। आप अपने घर को सजा सकते हो, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, आप बढ़िया चीजें खा सकते हो, आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, आप भव्य मंदिर बनवा सकते हो। जब मैंने ये रियलाइज किया, हरकत बोले, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा। मैं वो नहीं बनूंगा जो दूर खड़ा होकर ईर्ष्या से किसी और को देखेगा कि उसके पास कितना पैसा है। नहीं, मुझे अमीर आदमी बनना था। अब तुम सब तो मेरे दोस्त हो, जानते हो कि मैं कोई बड़े आलीशान घर से नहीं आता हूँ। मुझे कोई घर से बहुत पैसे नहीं मिले हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे अमीर आदमी बनना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि अमीर कैसे बनते हैं। अब टाइम तो सबके पास बराबर ही होता है। तुमने बहुत टाइम निकाल दिया, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ है नहीं धन के दिखाने के लिए। और जहाँ तक गई पढ़ाई की बात, हमारे टीचर ने हमें ये नहीं सिखाया था कि दो टाइप की पढ़ाई होती है। एक जो हम सीखते हैं कि हमें क्या आता है, और एक जिसे हमें मालूम पड़ता है हमें क्या नहीं आता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था अपनी जवानी में कि मुझे पता करना है कि पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, और ये मेरा मेन टास्क होने वाला है। तो मैंने क्या किया, एक नौकरी मिली क्ले रिकॉर्ड्स लिखने की, मजदूरी का काम। हफ्ते के बाद हफ्ता, महीने के बाद महीना, मैं करता गया काम, बहुत घंटों काम किया, पर पैसे कुछ नहीं बचे। खाना, कपड़े, मंदिर में दान दिया, पैसे खत्म। लेकिन मेरी इच्छा नहीं गई अमीर आदमी बनने की। एक दिन एक आदमी, एल्गामिश, जो उधारी देता है, वो आए, और उन्होंने बोला कि उन्हें एक कानून की क्ले टैबलेट चाहिए, और कहा कि मुझे 2 दिन में चाहिए। अगर 2 दिन में कर दिया तो मैं तुमको 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। तो मैंने बहुत घंटों काम किया, पर बहुत लंबा कानून था। तो जब अल्केमिस्ट आए तो खत्म नहीं हुआ था, तो वो नाराज हुए। और अगर मैं उनका स्लेव होता तो उन्होंने मुझे मारा होता शायद। लेकिन वो मुझे नहीं पीट सकते थे, तो मुझे डर नहीं था। मैंने कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर आदमी हो,
तुम मुझे बताओ कि मैं भी कैसे अमीर बनूं, और मैं पूरी रात आज बैठ के तुम्हारा ये कानून खत्म करूंगा और सुबह सूरज उगने के साथ तुम्हें दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसे। ठीक है, तुम मेरा ये काम सुबह तक खत्म कर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो पूरी रात मेरी पीठ में इतना दर्द हुआ, मेरे आंखों में दर्द हुआ, गर्दन दर्द हो गया, मेरा हाल बुरा हो गया, लेकिन सुबह तक मैंने टैबलेट कंप्लीट कर दिया। सुबह मैंने उनको टैबलेट दिया और बोला, अल्केमिस्ट अब आप मुझे सिखाइए अमीर कैसे बनते हैं। अल्केमिस्ट ने मुझे बहुत प्यार से बोला, तुमने काम पूरा किया है बेटा, और मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब चीजें जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़े लोगों को वैसे बातें करनी अच्छी लगती हैं। और अक्सर जब जवान लोग बूढ़ों के पास सलाह देने आते हैं तो उन्हें तजुर्बे की सलाह मिलती है, लेकिन अक्सर जवान लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है अरे इस बुजुर्ग को क्या पता कि जवानी के दिन कैसे होते थे, तो वो ठीक तरीके से सीखते नहीं है। बट याद रखना बेटा, जो सूरज आज आसमान में है वो वही सूरज है जो मेरे टाइम था, और जो मेरे पिताजी के टाइम था, और वो आखिरी समय तक रहेगा। जवानी की सोच ब्राइट लाइट्स है जो आती हैं जाती हैं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है वो तारों के जैसा है जो हिलता नहीं है। तो अब मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुमको इसकी सच्चाई समझ नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पूरी रात का काम बर्बाद था। अल्केमिस्ट ने मुझे धीरे से देखा और बोला, मुझे अमीरी का रास्ता मिला जब मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मेरा है रखने के लिए। तुम भी रखो, तुम भी अमीर बन जाओगे। बस यही है क्या? मैंने पूछा। इसी से मैं अमीर बना हूँ, अल्केमिस्ट ने बोला। पर एक हिस्सा क्यों? जो मैं कमाता हूँ सारा मेरा है कि नहीं? मैंने बोला। नहीं, तुम कपड़े खरीदते हो पैसे नहीं देते, जूते पहनते हो पैसे नहीं देते, खाना खाते हो पैसे नहीं देते, घर का किराया नहीं देते हो। तुमने जो कमाया पिछले महीने उसका क्या बचा है तुम्हारे पास? पिछले साल का क्या बचा है? बेवकूफ, तुमने सबको पैसे दिए और खुद को नहीं दिए। तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखो और किसी को नहीं दो तो 10 साल में कितना हो जाएगा? मैंने कहा, मेरे एक साल की कमाई जितना। आधी बात बोल रहे हो तुम। हर एक सोने का हिस्सा जो तुम हर एक सोने का सिक्का जो तुम बचाओगे वो तुम्हारा नौकर है। उससे जो तुम्हें कॉपर के सिक्के मिलेंगे ब्याज में या जैसे भी, वो सोने के सिक्के के बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे लिए काम करेंगे। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो जो तुम कमाओ उस उससे तुम्हें बचाना चाहिए, बचाकर जो उसके बच्चे होंगे उससे बचाना चाहिए, और ऐसे तुम अमीर बनोगे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, अल्केमिस्ट बोले, रात भर का काम करवाया कुछ दिया नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी बात समझ लो तो मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा चीज दे रहा हूँ। तुम जो कमाते हो उन सब का एक हिस्सा तुम्हारा है रखने के लिए। ये 10वें हिस्सा से कम नहीं होना चाहिए। अगर 100 रुपए कमाते हो तो कम से कम 10 रुपए तुम्हारे होने चाहिए। 10वें हिस्से से जितना ज्यादा तुम बचा सको बचा लो। सबसे पहले खुद को पैसे दो।
सबसे पहले कपड़े मत खरीद लो, जूते मत खरीद लो, भगवान को दान मत दे दो। पहले अपना हिस्सा निकालो और जो बाकी पैसे बचते हैं उसमें खर्चे करो। धन एक पेड़ की तरह है, बहुत ही छोटे बीज से उगता है। जो तुम पहला सिक्का सेव करोगे उससे तुम्हारा धन का पेड़ उगना शुरू होगा। जितना जल्दी तुम वो सीड उगाओगे उतना जल्दी तुम्हारा पेड़ बड़ा होगा। ये कहकर अल्केमिस्ट अपना टैबलेट लेके चले गए। मैंने बैठ के बहुत सोचा। मुझे अल्केमिस्ट की बात सही लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करूंगा। हर बार जब मुझे पैसे मिले, फॉर एवरी 10 pieces ऑफ कॉपर कॉइन जो मुझे मिले, मैंने एक निकाल के उसे छुपा दिया। आश्चर्य की बात लगी, ऐसा नहीं लगा मुझे मेरा हाथ तंग हो गया। लेकिन ये बात तो सच है कि जैसे जैसे बचाए हुए पैसे बढ़ रहे थे, तो ये लालच आ रहा था कुछ बढ़िया कपड़े खरीदे जाए, कुछ बढ़िया जूते खरीदे जाए। लेकिन मैंने नहीं खरीदे। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर मेरे सामने आए। क्यों बेटा, जो भी कमाया उसका 10वां हिस्सा कम से कम बचाया है कि नहीं बचाया पिछले साल? हाँ जी, बचाया है मैंने। बहुत बढ़िया, अल्केमिस्ट बोले। और क्या किया बचा के? मैंने वो दिया एजमुर को, जो ईंटें बनाते हैं। उन्होंने कहा कि वो दूर देशों में जा रहे हैं और वहां से खजाने लेके आएंगे। जब वो खजाने लेकर आएंगे तो हम वो बेचेंगे और प्रॉफिट बांट लेंगे। अल्केमिस्ट बोले तुम कितने बेवकूफ हो, ईंट बनाने वाले को तुम खजाने के पैसे, खजाने लाने के लिए पैसे क्यों दोगे? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को जाके तारों के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए, फिर शुरू करो, जीरो से स्टार्ट करो। और अगली बार अगर तुम्हें ज्वेल्स खरीदने हो, जेवरात खरीदने हो, तो जेवरात के मर्चेंट के पास जाना। अगर भेड़ खरीदने हो तो जिसके पास भेड़ है उसके पास जाना। सलाह एक चीज ऐसी है जो फ्री में मिलती है बेटा, पर ध्यान रखो कि तुम वही लो जो लेने लायक है। एल्गमिश की बात सच निकली, मेरा सारा पैसा डूब गया। लेकिन मैंने सबक सीख लिया। 12 महीने बाद फिर एल्गमिश मेरे सामने आए। बताओ बेटा क्या तरक्की हुई है? मैंने खुद को पैसे दिए हैं और मैंने अपने पैसे जो बचाए थे वो दिए हैं एगर को, जो शील्ड्स बनाते हैं, तलवारबाजी में जो ढाल बनाते हैं। वो जाकर ब्रॉन्ज खरीद के ला रहे हैं और हर चौथे महीने में वो मुझे ब्याज देते हैं। बहुत बढ़िया। ब्याज का क्या करते हो? ब्याज, जब ब्याज आता है मैं बढ़िया खाना पीना खाता हूँ और मैंने बहुत अच्छे कपड़े खरीदे हैं और एक मैं घोड़ा खरीदने वाला हूँ। एल्गमिश हंसे। तुम अपने बचत के बच्चे तो खा गए, तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगे? और फिर उनके बच्चे कैसे आएंगे जो तुम्हारे लिए काम करेंगे? सबसे पहले गोल्डन स्लेव्स की आर्मी बनाओ, उसके बाद बड़े बड़े खर्चा करना, तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। ये क्या करो फिर चले गए। 2 साल बाद वो फिर आए और वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे और आके बोले, अरकत, तुम्हारा सपना पूरा हुआ कि नहीं? और मैंने कहा, पूरा नहीं, कुछ हुआ। कमाई कमाती है उसे कमाई और कमाती है।
तो क्या अभी भी तुम ईंटों बनाने वालों की सलाह लेते हो? ईंट बनाने की सलाह अच्छी देते हैं वो लोग। अरकत, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। तुमने पहले सीखा अपनी कमाई के सारे पैसों से कम पर खर्चा करना। फिर तुमने सीखा कि सलाह उसी से लेनी है जो सलाह देने लायक हो। और तीसरी चीज तुमने सीखा कैसे अपने सोने से और सोना बनाया जाए। तो तुमने पैसे हासिल करना सीखा, रखना सीखा और उनका इस्तेमाल करना सीखा। मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। मेरे बेटों को सिर्फ खर्चे करने हैं, उनको कमाई की पड़ी नहीं है। उन्हें लगता है हमारे पिताजी इतने अमीर हैं। अगर तुम निपुण शहर जाकर मेरे जमीन की ध्यान रखोगे, मैं तुम्हें अपना पार्टनर दे दूंगा और मेरे निधन के बाद तुम्हें एक हिस्सा दूंगा मेरे दौलत में। तो मैं निपुण चला गया और क्योंकि मैंने धन के बारे में सीखा था, मैंने अल्गमिश के धन को और बढ़ाया। और जब उनका देहांत हुआ, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा हिस्सा अपनी जायदाद का दिया। तो यहाँ हरकत की कहानी खत्म हुई। एक दोस्त ने बोला, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि अल्केमिस्ट तुम इतना सारा धन छोड़ गए। किस्मत यही अच्छी है कि मेरे में अमीर होने की बहुत इच्छा थी अल्केमिस्ट से मिलने से पहले। बताओ, 4 साल तक एक तिहाई, एक दसवां हिस्सा पैसों का रखना बचाना, मैं टिका रहा कि नहीं टिका रहा? अगर कोई मछुआरा 4 साल तक मछली के बारे में पढ़े और इतना काबिल बन जाए कि वो हवा के रुख से बता दे कि मछली कहाँ मिलेगी, उसे किस्मत बोलोगे? किस्मत हासिल करनी है ना, तो उसके लिए तैयारी पहले करके रखनी पड़ती है। दूसरा दोस्त बोला, तुम्हारी विल पावर बहुत अच्छी है हरकत। विल पावर? हरकत बोला, हाँ, नॉनसेंस। तुम्हें क्या लगता है विल पावर ताकत देती है एक आदमी को इतना बोझा उठाने की जो एक ऊंट भी ना उठा पाए? विल पावर क्या है? कुछ नहीं है। आपने खुद के लिए कुछ टास्क सेट किया है, जब तक पूरा नहीं होगा हिलेंगे नहीं। मैं अपने लिए कुछ भी टास्क सेट करूं, मैं उसको पूरा करता हूँ। मैं कभी छोड़ता नहीं। नहीं तो फिर मेरा खुद में कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा ज़रूरी काम करने के लिए? अगर मैं आज बोलूं 100 दिनों के लिए जब मैं जाऊंगा रोड क्रॉस करके, तो मैं एक पत्थर रोड से लेके नदी में डालूंगा। अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं ये करूंगा। अगर 7वें दिन मैं भूल जाऊं और मैं नदी पार कर जाऊं, तो मैं खुद को ये नहीं करूंगा कि कल मैं 2 डाल दूंगा। नहीं, मैं वापस जाऊंगा और मैं उस दिन का उसी दिन डालूंगा। ना कि मैं 20वें दिन बोलूंगा अरे क्या पागलपन है, रोज का एक पत्थर क्यों डालते हो, एक बार मुट्ठी भर के डाल दो, खत्म करो बात। नहीं, जब मैंने खुद को कहा है कि मैं रोज का एक डालूंगा, तो मैं रोज का एक डालूंगा। इसलिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं करता जो बहुत मुश्किल या इम्प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मुझे आराम से रहना अच्छा लगता है। एक और दोस्त बोला, अगर तुम जो कहते हो सच है, और लगता तो है कि सच है, तो क्या सब इंसान ऐसा करें तो दुनिया का सारा धन खत्म नहीं हो जाएगा? हरकत बोले, धन उगता है जहां आदमी एनर्जी डालता है। बताओ, अगर एक अमीर आदमी महल बनवाए तो क्या जो सोना उसने दिया वो खत्म हो गया? नहीं, कुछ ईंट वाले के पास चला गया, कुछ मजदूर के पास चला गया, कुछ कारीगर के पास चला गया। लेकिन जब महल बन जाता है, तो क्या वो सोने के लायक नहीं है? और क्या जिस जमीन पे वो बना है वो ज्यादा महंगी नहीं हो गई कंपेयर टू जो बिना महल की जमीन थी? और उसके
पड़ोस में जो खाली जमीन है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ गई? वेल्थ मैजिकल तरीके से ग्रो करता है। किसी भी आदमी को पूरी तरीके से समझ पाना नामुमकिन है। तो एक और दोस्त ने पूछा, तो तुम हमें क्या सलाह देते हो कि हम भी अमीर हो जाएं? अब तो हम उतने जवान भी नहीं रहे और हमारे पास कुछ बचत नहीं है। हरकत बोले, जो मुझे अल्गमिश ने कहा था वो तुम खुद को कहो। जो मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मेरा है रखने के लिए। सुबह बोलो, दोपहर को बोलो, रात को बोलो, दिन के हर घंटे बोलो, इतना बोलो जब तक कि तुम्हारे वो जहन में बात अच्छे से घर कर ले। कम से कम 10वां हिस्सा रखो, ज्यादा रखो तो और अच्छी बात है। उसी हिसाब से अपने खर्चे मैनेज करो और जल्दी तुम देखो कितना अमीरों वाली फीलिंग आती है कि आपके पास पैसा बचा हुआ है। उसके बाद सीखो कि अपने पैसों से कैसे काम करवाना है। पैसों को अपना नौकर बनाओ, उसके बच्चे को भी नौकर बनाओ, बच्चे के बच्चों को भी नौकर बनाओ। भविष्य के लिए इनकम इंश्योर करो। ये मत भूलो कि तुम भी जल्द ही बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। और अपने पैसों को बचाओ, पैसा कहीं चला ना जाए। ये भी देखो कि अगर किस्मत से तुम चल बसो तो तुम्हारे परिवार वालों को पैसे की कमी ना पड़े। समझदार लोगों से बात करो, जो लोग रोज पैसे हैंडल करते हैं उनसे सीखो। मेरे वाली गलती मत करो, जब मैंने ईंट वाले को पैसे दे दिया था जेवरात लाने के लिए। यहाँ हो, लाइफ एंजॉय करो, इतना मत घिसो। आराम से लाइफ भी जियो, अपने इनकम के हिसाब से जियो, कंजूस मत बनो। एक एक पाई पाई खर्चा करने के लिए भी सोचते रहोगे तो वो भी लाइफ कुछ नहीं है। लाइफ बढ़िया है, लाइफ में बहुत कुछ है, एंजॉय करो। और कई दोस्तों ने उनको धन्यवाद किया और चले गए। कुछ शांत थे क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाए, कुछ सरकास्टिक थे, उनको लगा हरकत के बाद इतना पैसा को हमारे साथ बांट लेना चाहिए था। लेकिन कुछ की आंखों में चमक थी। ये थे जो आने वाले सालों में अरकत को मिलते रहे और वो उन्हें गाइड करते रहे अमीर कैसे बनना है। उन्होंने एक चीज सीख ली, जो भी आप कमाते हो उसका एक हिस्सा आपका है रखने के लिए। 7 इलाज आपके बटुए को भारी करने के लिए। 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स। बेबीलोन की कहानी आज भी जिंदा है। दुनिया का सबसे अमीर शहर जिसके खजाने की क्या बात करी जाए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बेबीलोन अमीर बना अपने नागरिकों की बुद्धि से। लेकिन पहले नागरिकों को भी सीखना था ना कि अमीर कैसे बनेंगे। तो बेबीलोन के लोगों को किसने सिखाया अमीर कैसे बनना है? बेबीलोन के राजा सार्गन अपने दुश्मनों को हरा के वापस बेबीलोन आए हैं। तो उन्हें एक घोर समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें बताया क्या, बहुत सालों तक हमने बड़े बड़े इरिगेशन कैनल बनाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, बहुत रोजगार लोगों को दिया है। अब ये काम खत्म हो गया है। तो अब हमारे लोग क्या काम करें राजा जी बताइए? काम ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। काम नहीं है तो मजदूर के पास पैसे नहीं है, मजदूर के पास पैसे नहीं है तो खरीदने के लिए सामान दुकान पे नहीं जा रहे।
दुकान पे नहीं जा रहे तो दुकानदार सामान खरीद नहीं रहा किसान से, तो किसान अपने खेती का सामान नहीं बेच पा रहा। ये समस्या आई राजा के सामने। तो राजा बोले, पर सारा सोना कहाँ चला गया जो मैंने खर्चा किया, कैनाल बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, वो सारा सोना गया कहाँ? राजा जी, हमारे शहर में कुछ बहुत अमीर लोग हैं, किसी तरीके से तो सारा सोना उनके पास चला गया है। हम्म। राजा सोच रहे थे, ऐसा कैसे होता है कि कुछ ही लोगों के पास सारा सोना चला गया? क्योंकि उन्हें आता है कि सोना कैसे इकट्ठा करना है, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। पर ये बताओ, राजा ने बोला, हमारे सारे लोग क्यों नहीं सीखे सोना कैसे इकट्ठा किया जाता है? तो सारे अमीर हो जाएंगे। बात तो सही है, पर हमारे शहर में किसको सबसे अच्छे से आता है सोना बनाना, सोना बचाना, अमीर बनना? राजा ने पूछा। वेल, अर्कत सबसे अमीर आदमी है। अर्कत? राजा ने बोला, कल उसको मेरे सामने लेके आओ, मुझे उससे बात करनी है। अगले दिन अर्कत राजा के सामने आ गए। अर्कत, क्या ये सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग तो यही कहते हैं राजा। तुम इतने अमीर कैसे बन गए? मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। तुम्हारे पास शुरुआत में कोई पैसा नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। फिर राजा ने बोला, अर्कत, हमारे शहरी लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को पैसा बनाना नहीं आता। मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। तो इसके लिए बहुत सारे अमीर लोग होने चाहिए। तो हमें सबको सिखाना पड़ेगा अमीर कैसे बनते हैं। तो अर्कत, बताओ, क्या कुछ सीक्रेट है अमीर बनने का? क्या ये सिखाया जाता है? जी महाराज, प्रैक्टिकल बात है, सिखाई जा सकती है। राजा की आंखों में चमक थी। अर्कत, क्या तुम सिखाओगे मेरे नागरिकों को कि अमीर कैसे बनते हैं? तुम टीचर्स को सिखाओ, वो आगे सिखाएंगे, वो आगे सिखाएंगे जब तक कि सबको आएगा। अर्कत बोले, बिल्कुल सिखाऊंगा। आप मेरे लिए 100 लोगों की एक क्लास बना दीजिए। मैं उनको सिखाऊंगा 7 क्योर्स जिससे बटुआ भारी होता है। फिर वो आगे सिखाते जाएंगे। 15 दिन बाद 100 लोग मंदिर में क्लास में बैठे हैं और सामने अर्कत बैठे हैं। अर्कत बोलते हैं, हमारे राजा जी ने मुझे भेजा है क्योंकि एक समय था कि मैं गरीब आदमी था जो अमीर बनना चाहता था, और क्योंकि मुझे वो नॉलेज मिली अमीर बनने की, तो राजा जी ने बोला है कि मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। आप सब जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपको मैं 7 इलाज सिखाऊंगा बटुआ भारी करने के लिए। 7 दिनों में रोज मैं एक नया इलाज बताऊंगा। सुनो, डिबेट करो मेरे साथ, आपस में डिस्कस करो। इतने से अच्छे से सीख लो कि आप अपने खुद के पर्स से भी ये लेसन लगा दो। पहले खुद सीखो, फिर सिखाओ।
और ऐसे धन बनना शुरू होता है। पहली सीढ़ी चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। आओ अब पहले क्योर की बात करते हैं। पहला क्योर, बटुआ को भारी करना शुरू कीजिए। अरकद ने एक आदमी को पूछा, आप क्या करते हो? मैं क्ले टैबलेट पे नक्काशी करता हूँ। "हम्म, मैंने भी यहीं से शुरू की थी", अरकत ने बोला। तो तुम भी मेरी तरह अमीर बन सकते हो। दूसरे आदमी से पूछा, तुम क्या करते हो? मैं कसाई हूँ। "हम्म, तुम भी मेहनत से कमाते हो, तुम भी अमीर बन सकते हो"। ऐसे अरकत ने सबसे पूछा। फिर उन्होंने बोला, देखो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। आप सबकी काबिलियत के हिसाब से आपके बटुए के अंदर पैसा आता है। किसी के पास ज़्यादा आता है, किसी के पास कम आता है, लेकिन सबके पास पैसा आता है आपके रोजगार के हिसाब से। सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, सबने बोला। तो अगर आप सब अमीर बनना चाहते हो तो क्या समझदारी इस बात में नहीं है कि जो आपके पास धन का स्रोत है, जो ऑलरेडी है, उसी का इस्तेमाल किया जाए? फिर सबने हानि भरी। तो फिर अरकद ने एक आदमी की तरफ मुंह किया जिन्होंने कहा था कि उनका अंडों का व्यापार है। अगर आप अपनी बास्केट एक चुन के और उसमें रोज सुबह 10 अंडे डालें और रोज शाम को केवल 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? जल्द ही उसमें से अंडे नीचे गिरने लगेंगे, उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि मैं रोज एक ज्यादा डाल रहा हूँ। अरकद ने मुस्कुरा के पूछा क्लास से, बताओ ये आदमी का बटुआ भारी है कि मोटा है? सब हंसे। सबने अपना बटुआ दिखाया, सबके बटुए खाली थे। चलो, अरकद ने बोला, अब मैं आपको पहली रेमेडी बताता हूँ। जो मैंने अंडे के व्यापारी को बोला, एग्जैक्टली हुई। अपने बटुए में आने वाले हर 10 सिक्के के लिए 9 का इस्तेमाल कर लो, पर पहले एक अपना रख लो अलग से। अब मैं आपको एक स्ट्रेंज सच बताता हूँ जिसका कारण मुझे नहीं पता, अरकत बोले। जब मैंने ये करना शुरू किया था मुझे लगा था मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे। 10 सिक्कों में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, 9 में कैसे होंगे? पर पूरे हो जाते हैं और मुझे नहीं पता कैसे पूरे होते हैं। तो आप ही कीजिए। पहला उपाय ये है, हर 10 सिक्के के लिए जो आपको मिलते हैं 9 से ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। या ऐसे सोच लीजिए, आपकी आमदनी का जो आपके पास आती है सब कट कुटा के उसके बाद, उसका 10% अपने पास रख लीजिए। बाकी खर्चे 90% में से चलाइए। अब दूसरा इलाज, अपने खर्चे पर कंट्रोल कीजिए। हरकत बोलते हैं, आप में से कुछ ने मुझे पूछा है, जब 10 सिक्कों से ही खर्चा नहीं चलता तो 9 से कैसे चलेगा? बताओ, कल आप में से किसके पास खाली बटुआ था? हम सब के पास खाली बटुए थे, क्लास ने बोला। लेकिन आप सबकी कमाई तो अलग है। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, किसी का बड़ा परिवार है, किसी का छोटा परिवार है, तो सबके बटुए एक जैसे खाली कैसे? अब मैं आपको एक अजीब सी सच्चाई बताता हूँ इंसान के बारे में। और वो अजीब सी सच्चाई ये है
कि जिसे हम कहते हैं ना ज़रूरी खर्चे, वो हमारी आमदनी के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जब आपकी आमदनी कम थी तो कुछ खर्चे ज़रूरी नहीं थे, आमदनी बढ़ गई, ज़रूरी खर्चे बढ़ गए। तो ज़रूरी खर्चों को इच्छाओं को कंफ्यूज मत करो। आप सबके पास इतनी डिज़ायर्स हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि आपकी आमदनी उनको पूरा नहीं कर सकती। ये हर इंसान के साथ होता है। आपको लगता होगा कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं तो हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। झूठ है। मेरे टाइम की लिमिट है, मेरी शक्ति की लिमिट है, मैं कितना ट्रैवल कर सकता हूँ उसकी लिमिट है, मैं कितना खा सकता हूँ उसकी लिमिट है। मैं कहता हूँ कि जैसे खेत में जहाँ किसान गलती से जगह खाली छोड़ जाए वहाँ जंगली पौधे आ जाते हैं, वैसे ही इंसान में डिजायर आ जाती है। ध्यान से देखो आपके रहने का तरीका और पता करो कौन से खर्चे कम किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। आपका मोटो होना चाहिए कि हर एक पैसे का पूरी वैल्यू वसूलनी चाहिए जो खर्चा हो रहा है। उसके बाद क्ले पर लिखो हर चीज़ जिस पे तुम खर्चा करना चाहते हो, जो ज़रूरी है और अपने आमदनी के 90% हिस्से के अंदर हो सकती हैं, वो लिखो। बाकी सब जाने दो और दुख मत करो कि ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अपने खर्चों को बजट करो। वो जो 10वां हिस्सा बचा के रखा है ना बटुए में, उसको छूना मत। अपने बजट में काम करो 90% में। ये सुनकर एक आदमी खड़ा हो गया। उसने बड़े आलीशान कपड़े पहने हुए थे, लाल और सुनहरे रंग के। उसने बोला, मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे दुनिया की सब अच्छी चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए। तो मैं बजट का नौकर नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे को कोई नहीं बताएगा कि मैं कितना खर्चा करूँ नहीं करूँ। ये तो मैं नौकर बन जाऊंगा, ये तो मैं गधे की तरह बन जाऊंगा, कोल्हू की बैल की तरह। अरकत ने बोला, दोस्त ये बताओ, तुम्हारा बजट कौन बनाएगा? मैं खुद बनाऊंगा अपने लिए, उसने बोला। तो अब ये बताओ कि गधा अपने बजट में हीरे जवाहरात सोने रखेगा या पानी और घास रखेगा? बजट का मकसद क्या है? बजट का पर्पस है कि आपके बटुए को मोटा कैसे किया जाए। आपको अमीर बनाने के लिए बना रहे हैं बजट। अंधेरे समय में एक चिंगारी दिखा रहे हैं रोशनी की, जिससे कि आपके बजट में जहाँ से पैसे लीक हो रहे हैं वो आपको दिखे, और वो लीकेज रोको। और वो लीकेज रोक के जो पैसे बचाओगे उससे अपने शौक पूरे करो। तो ये दूसरा इलाज है बटुए को मोटा करने का। अपने एक्सपेंसेस को बजट करो, इंजॉयमेंट भी करो, दान भी करो, लेकिन सब कुछ करो अपनी कमाई के 90% हिस्से के अंदर। अब तीसरा क्योर, सोने को मल्टीप्लाई करो। लो आपका बटुआ मोटा हो रहा है, आपने खुद को डिसिप्लिन कर लिया है 90% में खर्चा करने का। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि सोने को बढ़ाया कैसे जाए। दोस्तों, तीसरा क्योर और उसके आगे का वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगी आपके लिए। मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में आपको अभी तक की बुक कैसी लग रही है। थैंक यू सुनने के लिए।